नमस्कार। हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत आज हम आधुनिक काल के बारे में सामान्य परिचय या सामान्य जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें इस बात पर विचार करते हैं या करना होता है कि इतिहास है क्या, या जिस इतिहास के बारे में हम पढ़ते हैं वह आखिर है क्या। ये हम सभी जानते हैं कि इतिहास के बारे में सामान्य सी धारणा यही है कि इतिहास जो है उसमें अतीत के संदर्भों को दोबारा से देखने का प्रयास किया जाता है। एक साहित्य का इतिहासकार इसमें साहित्यिक स्रोतों का इस्तेमाल करता है। एक मुख्य धारा का इतिहासकार जो है वो जो राजनीतिक घटनाएं हैं उनका उसमें प्रयोग करता है, और एक समाजशास्त्र का अध्येता जो होता है वह सामाजिक संदर्भों को लेकर इतिहास को समझने की कोशिश करता है। इसके अंतर्गत अगर हम हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में बात करें तो एक साहित्य के अध्येता के रूप में हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल यह उत्पन्न होता है कि हम हिंदी साहित्य के इतिहास को किस रूप में देखें, कैसे उसका अध्ययन करें। जहाँ तक हिंदी साहित्य के इतिहास का सवाल है, हम सभी जानते हैं कि हिंदी साहित्य में इतिहास लेखन की परंपरा एक सुदीर्घ परंपरा रही है। पहली बार गार्चा तासी, जॉर्ज गिरिसन आदि ने हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप से लिखने का प्रयास किया, परंतु वास्तव में हिंदी साहित्य इतिहास लिखने की जो धारणा है उसका सुव्यवस्थित रूप जो है वह हमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास में ही दिखाई देता है। उसके बाद ही हम ये समझें कि हिंदी साहित्य का इतिहास क्या है। अपने इतिहास में शुक्ल जी ने बहुत ही व्यवस्थित तरीके से हिंदी साहित्य के पूरे इतिहास को, जैसे 1929 में उनका इतिहास आया था, उस 1929 तक उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को एक व्यवस्थित रूप से हमारे सामने प्रस्तुत किया, और उन्होंने उस इतिहास में शुक्ल जी ने एक पद्धति, एक प्रणाली या एक सामाजिक कारणों का तलाशने का प्रयास किया है। और उन्होंने कहा कि समय बदलता है, समाज बदलता है, और इस प्रकार जनता की चित्त वृत्तियों में परिवर्तन होता है तो साहित्य में भी परिवर्तन आता है, और इन्हीं सभी परिवर्तन के आधार पर साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा का विकास होता है। और उन्होंने अपने साहित्य का इतिहास लिखा, और जैसा कि हम सभी जानते हैं या हम अध्ययन करते हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास को उन्होंने 4 भागों में बांटा, जिसके प्रारंभिक काल को हम आदिकाल के नाम से जानते हैं, द्वितीय भाग को मध्यकाल, जिसके उन्होंने पुनः 2 भाग किए, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल को हम भक्तिकाल के नाम से और उत्तर मध्यकाल को हम रीतिकाल के नाम से जानते हैं। उसके पश्चात चौथा जो उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को कालों में बांटने का जो कार्य किया है या इतिहास का नाम दिया, उसको हम आधुनिक काल के नाम से जानते हैं। चूँकि आधुनिक काल सामान्यतः आधुनिक शब्द का अर्थ किस रूप में प्रयोग किया, या उन्होंने आधुनिक काल का प्रयोग किस रूप में, किस अर्थ में प्रयुक्त किया, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। आधुनिक शब्द का इतिहास के अर्थ रूप में प्रयोग करते हुए देखते हैं तो हमें लगता है कि आधुनिक शब्द जो है उसका अर्थ नवीनता का भाव लिए हुए है। आधुनिक शब्द से यह बोध होता है कि इसमें प्रचलित एवं विकसित धारणाएं रीतिकाल एवं समुच्चय मध्यकाल से भिन्न हैं। आधुनिकतावादी साहित्य विशेष प्रकार का साहित्य है, क्योंकि जिस प्रकार से समसामयिकता का संबंध काल से है, तो आधुनिकता का संबंध संवेदना रूप शैली से माना जाता है। इस प्रकार आधुनिक शब्द 2 अर्थों, मध्यकाल से भिन्नता और नवीन इहलौकिक दृष्टिकोण की सूचना देता है। मध्यकाल अर्थात जिसे हम भक्तिकाल और रीतिकाल के नाम से जानते हैं, वह अपने अवरोध, जड़ता और रूढ़िवादिता के कारण स्थिर और एक रस हो चुका था। एक विशिष्ट ऐतिहासिक प्रक्रिया ने उसे पुनः गत्यात्मक बनाया। मध्यकालीन जड़ता और आधुनिक गत्यात्मकता को साहित्य और कला के माध्यम से समझा जा सकता है। रीतिकालीन साहित्य के अंतर्गत हमने पढ़ा कि रीतिकालीन साहित्य जो कि राज दरबारों के कृत्रिम वातावरण में लिखा जा रहा था, जिसमें कला और साहित्य अपने अपने कथ्य, अलंकारिक प्रवृत्ति और शैली में एक रूप हो गए थे। वे घोर श्रृंगारिकता के बंदे घाटों से बह रहे थे। न छंदों में विविधता था और न विन्यास में। एक ही प्रकार के छंद, एक ही प्रकार के ढंग, अर्थात राजाओं की चाटुकारिता करना या राजाओं के सामने अपने स्वयं के पांडित्य का प्रदर्शन करना, यही रीतिकालीन कवि की विशेषता रह गई थी। तो इस प्रकार के वातावरण में ऊँघता हुआ कवि अचानक से आधुनिक काल का शंखनाद कर चुका, और आधुनिक काल में जो भी प्रक्रियाएं हुई वह समूचे
चाहे वह आदिकाल रहा हो, भक्तिकाल रहा हो या फिर रीतिकाल रहा हो, इन सबसे भिन्न रही हैं, क्योंकि इन सभी धाराओं का जो बंधे हुए जो बांध थे वो टूट गए थे और जीवन की धारा विविध स्रोतों में बह निकली। साहित्य मनुष्य के बृहत्तर सुख दुख के साथ पहली बार कविता में आम आदमी के सुख दुख को जोड़ा गया। इस प्रकार आधुनिक शब्द से जो दूसरा अर्थ प्रकट होता है वह है इहलौकिक दृष्टिकोण। धर्म, दर्शन, साहित्य, चित्र आदि सभी के प्रति नए दृष्टिकोण का आविर्भाव इस काल में माना जाता है। मध्यकाल में पारलौकिक दृष्टि से मनुष्य इतना अधिक आच्छन्न था कि उसे अपने परिवेश की सुध ही नहीं थी, पर आधुनिक युग में वह अपने पर्यावरण के प्रति अधिक सतर्क हो गया। आधुनिक युग की पूर्व पीठिका के रूप में इस देश में जिन दार्शनिक चिंतकों और धार्मिक व्याख्याताओं का आविर्भाव हुआ, उन्हीं की मूल चिंताधारा इहलौकिक है। इस प्रकार कविता के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन जो होता है वह आधुनिक काल में ही दिखाई देता है। व्यक्ति से जुड़ाव या व्यक्ति के सुख दुख का साझा करना वह आधुनिक युग की मुख्य विशेषता मानी जाती है। इन सभी आधुनिक काल की सभी विशेषताओं को हम अध्ययन करते हैं या इनके बारे में जब जानकारी प्राप्त करते हैं तो आधुनिक काल की जो जो विशेषताएं हमारे सामने आती हैं उनमें प्रमुख यही है कि आधुनिक काल पूरी हिंदी साहित्य के इतिहास में 1050 से लेकर जहाँ से साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा की शुरुआत होती है वहाँ से लेकर 1900 तक, जब तक आधुनिक काल की शुरुआत नहीं हो जाती तब तक उन सभी घटनाक्रमों की तरह से या साहित्य लेखन की दृष्टि से या साहित्य में प्रणाली की तरह से पूर्ण रूप से इन तीनों ही युगों से भिन्न रहा है। और वह भिन्न इस रूप में रहा कि आधुनिक काल में उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध आदि अनेक गद्य विधाओं का अपूर्व विकास हुआ, जिनका हिंदी साहित्य के इतिहास में आज से पूर्व कहीं भी उसे शामिल नहीं किया गया या उनका कहीं भी हमें विकास दिखाई नहीं देता। इसके अलावा आधुनिक साहित्य न तो राजाश्रय में लिखा गया और न ही धर्म या संप्रदाय से प्रभावित होकर लिखा गया। यह साहित्य भारतीय समाज के सर्वथा एक नए वर्ग को तथा उस वर्ग की वाणी को मुखरित करता है। आधुनिक साहित्य में जीवन और समाज के प्रत्येक वर्ग का यथार्थ चित्रण किया गया है। काल्पनिकता, रोमानियत या जीवन से जहाँ सीधा संबंध नहीं है, उन घटनाओं को इस इतिहास में नहीं जोड़ा गया है, क्योंकि यथार्थता के साथ साथ व्यक्ति के सुख दुख को भी आधुनिक साहित्य में शामिल किया गया है। छंदों के बंधनों से मुक्त और प्रजातांत्रिक मूल्यों, मार्क्सवाद और अस्तित्ववाद का भी प्रत्यक्ष प्रभाव साहित्य पर पड़ा और इसी से प्रेरित होकर हिंदी साहित्य में आदिकाल में जो रचनाएं रची गई उनका प्रभाव हमें दिखाई देता है। इसके अलावा शैली की दृष्टि से हम अध्ययन करें तो पाते हैं कि आधुनिक काल में जिन रचनाओं को रचा गया है या जो साहित्य लिखा गया है उसमें नवीन उपमान और नए प्रतीक, नए बिंबों का प्रयोग हुआ तथा व्यंजना शब्द शक्ति का विकास और प्रसार इस युग की मुख्य घटना रही है। इसके अलावा आधुनिक काल की प्रमुख विशेषताओं का अध्ययन करें तो हम पाते हैं कि काव्य में खड़ी बोली का जो प्रयोग वर्तमान में हमें दिखाई देता है वह विशेषता आधुनिक काल की ही रही है। आधुनिक काल में पहली बार खड़ी बोली अस्तित्व में आई और उसी में काव्य रचना की गई। इस प्रकार हम देखते हैं कि आधुनिक काल हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत हम आधुनिक काल का अध्ययन करते हैं तो आधुनिक काल जो है वो समुच्चय मध्यकाल से पूर्ण रूप से भिन्न रहा है। उस आधुनिक काल का समय 1900 से लेकर अद्यतन माना गया है। आधुनिक काल का वर्गीकरण जब किया गया तो उस वर्गीकरण का मुख्य आधार बिंदु आचार्य शुक्ल के इतिहास वर्गीकरण को ही माना गया है। इस प्रकार उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को जिन 4 भागों में बांटा है और जिसका चौथा भाग जो आधुनिक काल है, उस आधुनिक काल को पुनः उन्होंने किस रूप में विभाजित किया है उसका अध्ययन करते हैं तो हम ये पाते हैं कि उसके पहले युग को उन्होंने पुनर्जागरण काल, जिसे भारतेंदु काल के नाम से भी हम जानते हैं, जिसका समय 1857 ईस्वी से 1900 ईस्वी माना है। दूसरा इसका युग है जागरण सुधार काल, जिसे द्विवेदी युग भी कहा जाता है, जिसका समय 1900 से 1918 ईस्वी तक माना जाता है। तीसरा जो युग है वह है छायावाद काल, जिसकी समय सीमा 1918 से 1938 ईस्वी तक मानी जाती है।
उसके पश्चात चौथे काल को छायावादोत्तर काल कहा है, जिसके पुनः दो उपभेद किए हैं, जिसका प्रथम भाग प्रगति प्रयोग काल, जिसका समय 1938 से 1953 ईस्वी में माना जाता है, और दूसरे भाग को नवलेखन काल कहा गया है, जिसका समय सीमा या जिसकी सीमा 1953 ईस्वी संवत से अद्यतन मानी जाती है। कोई भी बदलाव यूँ नहीं आता, बल्कि उसके कुछ कारण जरूर होते हैं। दो संस्कृतियों का अंतरावलंबन परिवर्तन के लिए उतना कारगर नहीं होता जितने समाज के बुनियादी ढांचों को बदलने वाले आर्थिक कारण प्रभावशाली होते हैं। यही कारण रहा, या मुख्य कारण जैसे हम कहें तो आर्थिक कारण रहा, क्योंकि भारतीय समाज में साहित्यिक, सांस्कृतिक या आर्थिक, राजनीतिक सभी परिस्थितियों में जब परिवर्तन आया तो साहित्य की परिस्थितियों में भी परिवर्तन आया और आधुनिक काल की शुरुआत मानी जाती है। अतः आधुनिक काल की परिवर्तनमान प्रक्रिया को समझने के लिए साहित्य में राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परिस्थितियों में जब परिवर्तन होता है तो उसी के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास में भी आधुनिक काल का प्रादुर्भाव होता है। और वह आधुनिक काल जो कि समूचे मध्यकाल से भिन्न था, उसकी जो प्रवृत्तियाँ, जो परिस्थितियाँ या जिसकी प्रवृत्तियाँ, विवेचना जो रही है, वह किस रूप में भिन्न रही हैं, इसका अध्ययन भी हम आधुनिक काल के अंतर्गत करते हैं।